नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर आज की खास खबर पर। न्यूजीलैंड की कई कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में दूध उत्पाद बनाने के संयंत्र लगाने संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि कई कंपनियों ने निवेश की इच्छा जताई है। राज्य में वाह्य सहायतित परियोजना के सलाहकार के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान डेयरी और कृषि आधारित कंपनियों के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादक किसानों की आर्थिक दशा और स्वास्थ्य सुधारने तथा पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने की तकनीकी पर काम करने की इच्छा जताई है। निवेश के इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार विचार कर जल्द ही फैसला लेगी। भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के गोदामों से गेहूं खुले बाजार में बेचेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण पाने के अपने कदमों के तहत यह फैसला लिया है। इससे पहले पिछले महीने उन राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे और गरीबी की रेखा से ऊपर के परिवारों को राशन की दुकान से नियंत्रित मूल्य पर जींस सुलभ कराने के लिए केंद्र ने 50 लाख टन गेहूं जारी करने का निर्णय किया था, जहां अभी खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं है। सरकार केंद्रीय पूल से खुले बाजार में बिक्री के लिए गेहूं की पेशकश करेगी। खुले बाजार में गेहूं जारी करने की योजना के तहत बफर स्टॉक से ऊपर पड़े स्टॉक से माल निकाला जाता है। इसकी बिक्री रोलर आटा मिलों जैसे थोक खरीदारों को की जाती है। इससे एफसीआई के पास नया स्टॉक रखने के लिए जगह भी बनती है। पिछले वित्तीय वर्ष में पंजाब और हरियाणा के सरकारी गोदामों से थोक ग्राहकों को निविदा के जरिए बिक्री के लिए 95 लाख टन गेहूं आवंटित किया गया था। इसके अलावा 5 लाख टन गेहूं राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों और सहकारी संस्थाओं को खुदरा बिक्री के लिए आवंटित किया गया था। इसके लिए आरक्षित कीमत 1,500 रुपये प्रति क्विंटल तय थी। इस माह के शुरू में एफसीआई के पास 3.98 करोड़ टन गेहूं का स्टॉक था, जबकि बफर नियमों के तहत उस समय 2.01 करोड़ टन का स्टॉक पर्याप्त था। वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में गोदामों यानी वेयर हाउसों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के प्रस्ताव से कृषि जिन्सों के भंडारण के लिए अतिरिक्त 10 लाख टन क्षमता का इजाफा होने की उम्मीद है। इससे न केवल खाद्यान्न के भंडारण का बुनियादी ढांचा दुरुस्त होगा, बल्कि अनाजों की बर्बादी भी कम होगी। नाबार्ड को इस परियोजना का नोडल एजेंसी बनाया जा सकता है और वित्तीय मदद के लिए उसे कोष आवंटित किया जाएगा। नाबार्ड से जुड़े सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त भंडारण क्षमता स्थापित की जा सकती है। हालांकि यह निवेश फलों, सब्जियों और दूध के लिए कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन स्थापित करने पर किया जाएगा। रकम का आवंटन हर राज्य को समान अनुपात में किया जा सकता है। भारत की ओर से कपास निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने से अमेरिका में कपास के अभाव में तेजी दर्ज की गई है। इस कदम से चीनी खरीदारों के अमेरिकी बाजार की ओर रुख करने की आशंका का सीधा असर कपास के भाव पर होता दिख रहा है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कपास निर्यातक भारत ने घरेलू जरूरतें पूरी करने के उद्देश्य से कपास के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया। इससे न्यूयॉर्क के आईसी एक्सचेंज में कपास के वायदा कीमतों में तेजी देखी गई। मई डिलीवरी वाले वायदा अनुबंध का भाव शुरुआती कारोबार में 4 सेंट बढ़कर 92.23 सेंट प्रति पाउंड रहा, लेकिन आपूर्ति बढ़ने की संभावना से एमसीएक्स में अप्रैल डिलीवरी के लिए कपास के वायदा भाव में 4% गिरावट दर्ज की गई। हर साल पानी के संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड में स्थानीय लोगों के सामूहिक प्रयासों से कई तालाबों, जल स्रोतों को फिर से जीवित किया गया है। ग्रामीण लोगों के इन प्रयासों से चंदेलकालीन व शताब्दियों पुराने 2 दर्जन से ज़्यादा तालाब पुनर्जीवित हो गए हैं। वहीं कई जिलों में बांधों के जरिए पानी रोककर पीने और सिंचाई की व्यवस्था की गई है। बुंदेलखंड में गठित जल पंचायत और स्थानीय संस्था ने पिछले 1 साल के दौरान जल संकट से निजात दिलाने के लिए अनूठे प्रयास किए हैं। इन प्रयासों में लगने वाले धन का अधिकांश हिस्सा गांव वालों ने अंशदान के रूप में दिया है, जबकि कुछ स्थानों पर मनरेगा के तहत काम किया गया है। बुंदेलखंड में पानी की कमी सबसे ज़्यादा प्रभावित सरीला ब्लॉक के कई गांव में स्थानीय निवासियों ने पुराने तालाबों का मिलकर जीर्णोद्धार किया है, जिससे पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था हुई है। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले के बंगरा गांव में ग्रामीणों ने पिछले काफ़ी समय से बेकार पड़ी पानी की टंकी को ठीक कर साल भर के लिए पानी की व्यवस्था कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेड़ की ऊन की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर ऊनी धागा विनिर्माताओं पर पड़ रहा है।
उनके आयात के मामले में चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा आयातक है और पिछले कुछ हफ्तों से कीमतों में उतार चढ़ाव से उद्योग पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पिछले 4 हफ्ते में 20 से 21 माइक्रोन वाली मैरिनो ऊन की कीमतें 1250 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी 71,250 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 1,175 डॉलर यानी 66,975 रुपये पर आ गई है और इससे ऊनी धागा बनाने वालों का कामकाज प्रभावित हुआ है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में मजबूती और रुपए में कमजोरी से भी आयातक परेशानी में घिर गए हैं। नत्रजन युक्त उर्वरकों में किसान यूरिया का प्रयोग ही करते हैं। धान के खेत में जलभराव के कारण यूरिया की क्षमता नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण और वाष्पीकरण के कारण कम हो जाती है। यूरिया से प्राप्त अमोनिकल नाइट्रोजन का क्षय कम करने और नाइट्राइट बनने से रोकने के लिए हल्की गीली मिट्टी 6 भाग को 1 भाग यूरिया के साथ मिलाएं। मिट्टी सूखी हो तो बारीक कर यूरिया मिलाएं और पानी छिड़क कर हल्का गीला करें और इस मिश्रण को 2 से 3 दिन तक छांव में रखें। इससे यूरिया की नत्रजन अमोनियम में बदल जाती है और कुछ हद तक नत्रजन का स्थिरीकरण हो जाता है। अधिक वर्षा होने या ज़्यादा पानी भरे खेतों में डालने से नत्रजन का खेत में रिसाव द्वारा नुकसान नहीं हो पाता, जिससे नत्रजन की उपलब्धता अधिक समय तक बनी रहती है। अधिक पानी भरे खेत में या लगातार वर्षा के समय यूरिया नहीं डालना चाहिए। मिट्टी के मिश्रण से उपचारित यूरिया के अलावा नीम की खली और कोल तार मिश्रण से भी यूरिया को उपचारित कर इसकी उपयोग दक्षता बढ़ाई जा सकती है। नत्रजन की पूरी मात्रा उपचारित यूरिया के द्वारा आधार खाद के रूप में दें। सावधानी के लिए 80% उपचारित यूरिया खेत की आखिरी मचाई के बाद डालें और पाटा लगाकर रोपाई करें। शेष 20% यूरिया 25 से 40 दिन के बाद उपयोग करें। कन्हार और डोरसा मिट्टी में इस तरीके से नत्रजन की क्षमता बढ़ जाती है। हल्की मिट्टियों में यूरिया 3 से 4 भागों में विभाजित कर खेत में डालें। क्या करें इस सप्ताह? इस सप्ताह धान की लंबी किस्मों की देर से रोपाई कर रहे हैं तो इनके पौधों की दूरी 15 × 15 सेंटीमीटर रखें। धान के खेत में पानी खड़ा रखें। मक्के और दलहन फसलों में अधिक पानी के निकास का उचित प्रबंध करें। धान में ब्लास्ट रोग की रोकथाम के लिए दौजियां निकलते समय 180 ग्राम ब्लाइटोक्स या 50 या 60 ग्राम बेवेस्टीन को 60 लीटर पानी में घोलकर प्रति बीघा खेत में छिड़काव करें। अगर मक्के की बुआई का 1 महीना हो गया हो तो यूरिया 6.9 या कैन 12.8 किलोग्राम प्रति बीघा की दूसरी मात्रा का प्रयोग करें। चौलाई बिजाई के 40 से 45 दिन बीत चुके हों तो यूरिया या कैन 3.5 या 6.4 किलोग्राम प्रति बीघा खेत में डालें। खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक विधि अपनाने के साथ साथ मक्का और सोयाबीन माश और अदरक की मिश्रित खेती की बुआई के 4 से 5 सप्ताह हो जाने पर निराई गुड़ाई का कार्य करें। बारिश की संभावना को देखते हुए किसान को खेत में मेड़ बनाने का कार्य जल्दी शुरू कर देना चाहिए। मेड़ ऊंची तथा चौड़ी होनी चाहिए, इससे बारिश का पानी बर्बाद नहीं होगा। कृषि समाचारों के बाद आइए हम जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताज़ा मंडी भावों की। मंडी भावों में आज सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं के औसत भावों की। लखनऊ की मंडी में गेहूं 1,530 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर की मंडी में 1,555 रुपये, मेरठ की मंडी में 1,490 और इलाहाबाद की मंडी में 1,450 और वाराणसी की मंडी में गेहूं का औसत भाव 1,570 रुपये प्रति कुंतल रहा। बात अगर चावल के औसत भावों की करें तो लखनऊ की मंडी में चावल 2,170 रुपये, कानपुर की मंडी में 2,100 रुपये, मेरठ की मंडी में 2,190 रुपये, इलाहाबाद की मंडी में 2,080 रुपये और वाराणसी में चावल का भाव 2,185 रुपये प्रति कुंतल रहा। बात अगर चने के औसत कीमतों की करें तो लखनऊ की मंडी में चना 3,220 रुपये, कानपुर की मंडी में 3,290 रुपये, मेरठ की मंडी में 3,130 रुपये, इलाहाबाद की मंडी में 3,200 रुपये और वाराणसी की मंडी में चने का भाव 3,240 रुपये प्रति कुंतल रहा। सब्जियों में टमाटर पर नज़र डालें तो लखनऊ की मंडी में टमाटर का औसत भाव 3,200 रुपये, कानपुर की मंडी में 3,000 रुपये, मेरठ की मंडी में 3,480 रुपये, इलाहाबाद में 3,470 रुपये और वाराणसी में टमाटर का भाव 3,460 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से रहा। इसी तरह सब्जियों में प्याज के औसत भावों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में प्याज 1,975 रुपये, कानपुर की मंडी में 2,060 रुपये, मेरठ की मंडी में 2,180 रुपये, इलाहाबाद की मंडी में 2,050 और वाराणसी की मंडी में 1,975 रुपये प्रति कुंतल प्याज का औसत भाव रहा।
बैंगन की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में बैंगन 980 रुपये, कानपुर की मंडी में 900 रुपये, मेरठ की मंडी में 885 रुपये, इलाहाबाद की मंडी में 995 रुपये और वाराणसी की मंडी में बैंगन का भाव 865 रुपये प्रति कुंतल रहा। और अब एक नज़र आलू के औसत भावों पर। लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 1630 रुपये, कानपुर की मंडी में 1665 रुपये, मेरठ की मंडी में 1600 रुपये, इलाहाबाद की मंडी में 1680 रुपये और वाराणसी की मंडी में आलू का भाव 1700 रुपये प्रति कुंतल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल के एपिसोड में हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियाँ और मंडी भाव। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, धान हमारी खरीफ की प्रमुख फसल है। हमारे तमाम भाई ऐसे हैं जो धान की रोपाई कर चुके हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रोपाई का दौर अंतिम चल रहा है। लेकिन कभी कभी इस दशा में कुछ कीड़े, कुछ बीमारियां हमारी फसल को लग जाती हैं और हमारा काफ़ी नुकसान होता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुमुद सिंह, सह प्राध्यापक कीट विज्ञान, फसल अनुसंधान केंद्र घाघरा घाट बहराइच से, जो कि हमें बताएंगे कि इस समय कौन कौन से कीड़े हैं और उनका उपचार हम किस तरह से कर सकते हैं, बीमारियों को किस तरह से दूर रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे धान की रोपाई चल रही अंतिम दौर में कुछ नर्सरी का भाग रह गया है किसानों के पास, तो उसमें कोई बीमारी लग सकती है इस समय? इस समय जिन किसान भाइयों ने बीज उपचार नहीं किया होगा, उनके खेत में उन्होंने देखा होगा नर्सरी में 2 तरह की बीमारी, या तो जिंक की डेफिशिएंसी से जो खैरा रोग होता है, या फिर जो आयरन की डेफिशिएंसी से, लोह तत्व की कमी से एक रोग होता है सफ़ेद रोग जिसको बोलते हैं, जिससे कि पत्तियां सफ़ेद सी होने लगती हैं, मतलब उनका हरित जो भाग होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर किसान भाइयों को ये दिखाई दे रहे हैं अपने खेत में, तो वो इस तरह से करें कि
उनको अगर रुपाई अगर उनकी नहीं हुई है खेत की, मतलब अभी उनकी नर्सरी में है, तो उसमें अभी दवा डाल सकते हैं। और या वो साइड की पत्तियां थोड़ी सी काट दें, और जिन काटने से आपको एक फ़ायदा रहता है कि जब आप रुपाई करेंगे तो वो बीमारी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। क्योंकि जो दवा अगर हम बीज उपचार में 2 ग्राम हमको यूज़ करनी पड़ती है, खेत के लिए वो हमको 500 ग्राम की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब है कि अगर हम बीज उपचार कर लेते हैं तो इस तरह की जो बीमारियां हैं वो हमसे दूर रह सकती हैं और हमारी लागत और मेहनत कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई नर्सरी की, लेकिन बहुत सारे हमारे किसान भाई जिन्होंने अभी रुपाई की है 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले या रुपाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर कई बार देखा जाता है कि दीमक का बड़ा प्रकोप हो जाता है। तो दीमक का उपचार हम कैसे करें? दीमक के उपचार के लिए अगर जिन किसान भाइयों को अभी रुपाई करनी है, उनको मैं एक सुझाव दूंगी कि वो एक टब में क्लोरपायरीफास सॉल्यूशन जो दवा आती है उसका घोल बना के उसमें अपनी नर्सरी उसमें डुबो के फिर थोड़ी देर छाया में रख के उसके बाद उसकी रुपाई करें, तो जिससे कि दीमक जो हमारे नर्सरी से जो पहुंच रही है वो हमारे खेत तक नहीं पहुंच पाएगी। दूसरा, अगर आपके खेत में आपको दीमक की आशंका है तो जब आप पानी मतलब उसमें खेत में लगाएं रुपाई के समय, हाँ रुपाई के समय, तो उस समय आप यही क्लोरपायरीफास दवा जो आती है दीमक की उसको लेके उसका 2.25 लीटर 1 हेक्टेयर के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो मतलब 2 से पानी 2.5 में लीटर। हाँ 2 से 2.5 लीटर, तो वो दवा आप वहीं पे डाल दें जिससे कि वो सिंचाई के थ्रू पूरे खेत में पहुंच जाए जी। दूसरा है कि कार्बोफुरान है जी, उसको भी हम खड़े खेत में, जबकि खेत में हमारे 3 से 5 सेंटीमीटर तक पानी हो उस समय उसका छिड़काव करें, तो उससे भी ये जो जड़ की सूड़ी है और दीमक दोनों की समस्या समाप्त हो जाती है जी। डॉक्टर साहब, कभी कभी देखा जाता है कि हमारे खेतों में कुछ पत्तियां लिपट सी जाती हैं, धान की जैसे कुछ मुड़ जाती हैं या लिपट जाती हैं, तो ये रोग बहुत परेशान करता है। ये क्या है और इसका किसान भाई कैसे उपचार करें? ये कीड़े के कारण होता है, पत्ती लपेटक कीट एक होता है जो कि धान की पत्तियों को क्या करता है कि 2 पत्तियों को मिला के पत्ती के अंदर वो रहता है और दूसरी पत्ती को मोड़ना शुरू कर देता है। तो इस कीट को अगर हम नर्सरी में देख रहे हैं, कहीं कहीं हमने भी अभी देखा है खेतों में, तो हम किसान भाई से कहेंगे कि जिन्होंने अभी नर्सरी अपनी नहीं मतलब रुपाई हुई है वो क्या करें कि वो साइड की पत्तियां काट दें, क्योंकि इस समय जो तना छेदक कीट होता है उसके भी किनारे पे अंडे देते हैं वो पत्ती की नोक पे, तो वो अंडे भी आपके नष्ट हो जाएंगे और वो आपके खेत तक नहीं जा पाएंगे, जिससे कि आपका दवा का पैसा बच जाएगा खेती में। एक और बड़ा महत्वपूर्ण रोग है जो हमारे धान के खेतों में लगता है, खैरा रोग। हाँ। तो खैरा रोग अगर है तो किसान कैसे पहचाने कि खैरा रोग क्या है, फिर उसका उपचार कैसे करें? खैरा रोग में ये जिंक की कमी से होता है ये रोग। इसमें हमारी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, और जब किसान भाई जिन्होंने अपनी खेती में मिट्टी की जांच नहीं कराई है, पहले तो हम किसान भाई को कहेंगे कि अगर इस साल नहीं कराई तो वो अगले साल अवश्य मिट्टी की जांच कराएं। और अगर उन्होंने अब खेत में उनके खैरा रोग लग गया है, उनको दिख रहा है, तो उसके लिए वो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन यूरिया में मिला के जी, और वो मिलाएं कि अगर 5 किलो जिंक सल्फेट लें, 20 किलो यूरिया लें, तो उसको वो खेत में उसका छिड़काव करें, जिससे कि आपके खेत में खैरा रोग की कमी होगी। अगर हमारे किसान भाई छिड़काव करते हैं जिंक का और यूरिया का, तो क्या कुछ समय का भी ध्यान रखें कि कब करें? नहीं, ये अगर आपकी फसल 10 से 20 दिन की हो गई है तो आप इस पर छिड़काव कर सकते हैं, और ज़्यादा रोग है तो आप इसका 10 दिन में फिर इसका वो कर सकते हैं। मतलब अगर आप 20 दिन मतलब अगर रोग नहीं रुकता दिखाई पड़ता है, हाँ, तो हम दोबारा भी इसका दोबारा इसका एक बार और छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जमीन में हो सकता है जिंक की ज़्यादा डेफिशिएंसी हो। जी डॉक्टर साहब, एक और समस्या होती है फुदकों की। हाँ, कई तरह के फुदके लग जाते हैं धान की फसल में, तो वो कौन कौन से फुदके हैं, नुकसान कैसे करते हैं और उनको कैसे किसान भाई नियंत्रित करें? देखिए, धान में 3-4 तरह के फुदके लगते हैं। एक हरा फुदका होता है, एक ब्राउन फुदका होता है, एक फुदका होता है जिसमें कि काले रंग के धब्बे होते हैं, जिसको हम सफ़ेद फुदका कहते हैं। तो उन फुदकों को नर्सरी में भी आप देखते हैं और उन फुदकों को आप उसमें भी देखते हैं। तो उन फुदकों की ये है आपको कि अगर धान के खेत में आपके फुदके लग गए हैं, मतलब खेत में जी, तो आप उनको बचाने के लिए आपको दवाओं का प्रयोग करना पड़ेगा, कोई भी कीटनाशक। अगर किसान भाइयों से हम कहेंगे कि कम से कम दवा का वो प्रयोग करें, अगर हमें फुदके 2 से 5 कहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो हमारे मतलब लिमिट के अंदर है, आर्थिक क्षति स्तर के अंदर है, तब उतना उनका प्रकोप नहीं होता है। अगर उससे ज़्यादा उनकी समस्या आ गई तब हमको वो एक हॉपर बर्न करके एक मतलब हो जाता है कि वो हॉपर पूरा सा खा जाते हैं एक हिस्सा,
तो उसके लिए फिर हमको दवा की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब है कि खेत की निगरानी निरंतर करते रहें और देखते रहें कि जो हमारे कीड़े या बीमारी लगी हो आर्थिक क्षति के पार तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं, तभी हमें नियंत्रण करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आजकल जो जैव कीटनाशक हैं उनका बड़ा नाम सुना जा रहा है, बड़ा प्रचलन में आ रहे हैं, तो धान की फसल में ऐसे कौन कौन से जैव कीटनाशक हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, एक जैव कीटनाशक है हमारा ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोडर्मा एक फफूंदी है जो कि बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। इसका अगर हम बीज उपचार करते हैं तभी भी इससे हमें फ़ायदा मिलता है। और अगर हम खेत में गोबर में इसको, अपने जो पक्का गोबर होता है, जो हमारा सड़ा हुआ गोबर जो कहते हैं, उसमें मिला के और इसको हम 10 दिन के लिए छोड़ दें तो ये फफूंदी पूरे गोबर में मिल जाती है। और हम खेत की जुताई के समय उसको खेत में डाल दें। ये बहुत अच्छी फफूंदी है जो कि मतलब रोग और कीड़ों से निजात के लिए। कहने का मतलब कि ट्राइकोडर्मा हम प्रयोग करते हैं, इसके अलावा भी कुछ जैव कीटनाशक हैं? हाँ, एक और है बिवेरिया बेसियाना। ये भी एक फफूंदी है जो हमारे कीड़ों को और उनको नष्ट करती है, रोगों को। अगर इस फफूंदी को भी हम 5 से 6 दिन जैसे फफूंदी हम मिला दें गोबर में और 8-10 दिन तक हम थोड़े थोड़े छिट्टे मारते रहें और उसके बाद हम उसको खेत में फिर डाल दें, तो ये 2 फफूंदी हैं जो हमारी की कीड़ों को नष्ट करती हैं और ये कीड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। कहने का मतलब है कि प्राकृतिक रूप से भी सुरक्षित हैं, कोई इनका नुकसान भी नहीं वातावरण पर। प्राकृतिक रूप से आप देखिए, धान में बहुत ऐसे कीड़े हैं, लाभदायक कीड़े हैं जो कि फ़ायदा करते हैं जी, जो कि नेचर में हमारे बैलेंस में है वो कीड़े। जैसे बहुत तरह की मकड़ियाँ होती हैं जी, जो धान के खेत में पाई जाती हैं। अगर आप अपने खेत की साप्ताहिक निगरानी कर रहे हैं तो किसान भाइयों से मैं कहूँगी कि वो देख लें कि हमारे खेत में वो मकड़ियाँ हैं कि नहीं। वो मकड़ियाँ क्या करती हैं कि जो हमारे हानिकारक जो कीड़े होते हैं उनके अंडों को वो खाती हैं। एक मकड़ी एक दिन में कम से कम 50 से 60 अंडे खाती है। तो इस तरह से हमारे नेचर में ही वो बैलेंस है। मतलब कीटनाशक की दवा हम ना प्रयोग करें, क्योंकि मेरा तो ये सलाह हमेशा रहती है कि हम कम से कम कीटनाशक प्रयोग करें। जी, कहने का मतलब है कि अगर हम अपने खेतों में देखते रहें कि अगर हमारे मित्र कीट हमारी सहायता कर रहे हैं तो हम तुरंत कोई जो है जहर का प्रयोग ना करें, इससे हमें नुकसान होगा। डॉक्टर साहब, एक और चलन में आ गया है कि जो गंधपाश बहुत सारे ऐसे हैं जो कीड़ों को फंसाते हैं और मारते हैं, वो क्या है? गंधपाश एक तरह से है कि वो कुछ कुछ कीड़ों के लिए बने हुए हैं। अगर हम उनको अपने खेत में लगा दें गंधपाश को, उसके बाद क्या होता है कि वो कीड़े के जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, तो उसके बाद उनका वो होता है प्रजनन क्रिया रुक जाती है। वो ट्रैप में सब बंद होते चले जाते हैं, प्रजनन क्रिया रुक जाती है, जिसके कारण कि वो कीड़े की जनसंख्या फिर नहीं बढ़ती है। कहने का मतलब है कि खेत की निगरानी हम निरंतर करते रहें और अगर हमें उसमें कोई नुकसान दिखाई पड़ता है तभी उसका हम उपचार करें। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।